हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग एक नया लेक्चर लेके आ गए हैं लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में, विच इज़ लॉज ऑफ मोशन 10। इसके पहले तक हम लोग ने लॉज ऑफ मोशन 01 से 09 तक अपलोड कर दिया है चैनल पे, तो उसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब तक के सारे वीडियोज़ में हमने सारे टॉपिक्स डिटेल में कवर किए हैं। आज हम एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। वो नया टॉपिक का नाम है वी हैव टू डू मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। ठीक है, हम लोग टॉर्क पढ़ लेते हैं। देखो सर्दी में दिमाग काम नहीं करता है। ठीक है, चलो आज अपने को टॉर्क के बारे में पढ़ना है। टॉर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होता है और ये 11th से स्टार्ट होगा यहाँ से तुमको, और 12th में काफ़ी जगह पे तुमको मिलेगा। चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पढ़ोगे वहाँ पे काफ़ी डिटेल में टॉर्क के बारे में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट पढ़ोगे वहाँ पे टॉर्क के बारे में काफ़ी कुछ आएगा। तो इस टॉर्क का एप्लीकेशन है ना बहुत जगह पे है, तो हमको आज सीखना है कि टॉर्क होता क्या है। तो टॉर्क को है ना काफ़ी चीज़ों से डिफ़ाइन किया जाता है, बट हम लोग टॉर्क को है ना पहले एक फर्स्ट जो आइडिया है टॉर्क का वो समझते हैं अपने 11th के सिलेबस में। टॉर्क को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। ध्यान से सुनो, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं, ज़रा मैं एक सिंपल सेंटेंस यूज़ करता हूँ। दिस इज़ कॉल्ड एज रोटेटिंग एबिलिटी ऑफ अ फोर्स। एक फोर्स का किसी बॉडी को रोटेट करने का जो एबिलिटी है ना, उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, इसी मोमेंट ऑफ फोर्स को बाद में हम टॉर्क नाम दे देते हैं। ठीक है, देखो फॉर्मूला वगैरह सब कुछ सीखेंगे धीरे धीरे। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ और मैं समझाता हूँ तुमको कि मोमेंट ऑफ फोर्स का बात मतलब क्या है। जैसे समझो यहाँ पे ये एक रॉड है या एक कुछ भी चीज़ है, जैसे एक छोटा सा स्केल है, कुछ भी है। अब देखो इस स्केल का ये सपोज सेंटर है, तो अगर मैं इस स्केल पे ऐसे फोर्स लगाऊं इस स्केल पे, तो ये स्केल मुझे बताओ रोटेट होगा या नहीं, कमेंट्स में बताओ मुझे। अगर मैं इसके सेंटर पे फोर्स लगाता हूं तो क्या ये स्केल रोटेट होगा? द चांस इज और द आंसर इज नो। क्यों नहीं? देखो जैसे ये पेन रखा हुआ है, ठीक है, मैं इसके सेंटर पे ऐसे मारता हूँ तो ये पेन देखो आगे भागता है ना, ये पेन रोटेट नहीं हो रहा है, ये पेन आगे भाग रहा है। बट अगर इसी पेन को मैं यहाँ मारूँ तो देखो ये रोटेट हुआ। समझा क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं इसको एंड पे मारूं ऐसे तो देखो ये रोटेट हुआ दिखाई भी देगा तुमको। तो यही फोर्स, ज़रा ध्यान से देखो, ये फोर्स जो मैंने यहाँ सेंटर पे लगाया था, अब इस फोर्स को मैं सेंटर से हटा के यहाँ अगर अप्लाई करता हूँ तो इस टाइम पे ये जो स्केल या ये जो रॉड या जो भी है ये रोटेट होता है। समझ में आया क्या बोला? ये रोटेट होता है, मतलब फोर्स वही है जो यहाँ लगा था, अभी भी यहाँ फोर्स वही, उतना ही फोर्स है। बस ये है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज हो गया है। जहाँ हम लगा रहे थे अब उससे हट के दूसरी जगह पे लगा रहे हैं फोर्स। ये बेसिक डिफरेंस है, ध्यान रखना। तो जब भी फोर्स को हम लोग है ना बॉडी के सेंटर से दूर लगाते हैं, जैसे ये बॉडी का सेंटर था है ना, इससे दूर यहाँ पे लगा रहे थे तो बॉडी सीधे जा रहा था, यहाँ पे लगा रहे हैं तो बॉडी देखो मारकर भाग रहा है। फोर्स का इफेक्ट देखो, तो बॉडी आगे भाग रहा है। बट इसी को मैं ऐसे लगाऊं तो ये बॉडी रोटेट भी हो रहा है, राइट। तो रोटेटिंग एबिलिटी जो है ना वो फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दरवाजे में होता है। जब हम लोग कोई दरवाज़ा खोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक डोर है, देखो ये डोर है और ये इस एक्सिस से फिक्स्ड है। तो तुमने कभी भी देखा होगा कि डोर को खोलने के लिए जो नॉब या हैंडल जो भी होता है वो हमेशा डोर के एज पे लगा होता है, एंड पे। कभी किसी को देखा है डोर का हैंडल यहाँ लगाए हुए और तुम यहाँ से धक्का मारे जा रहे हो, डोर खुल नहीं रहा है? देखा होगा ना। अगर यहाँ पे डोर का नॉब है तो डोर खुलेगा नहीं, तो हमेशा तुमने डोर का नॉब यहीं देखा होगा, राइट। तो यहाँ पे जब तुम फोर्स F लगाते हो तो ये फोर्स F लगाने से ये पॉइंट एक्सिस है जो फिक्स्ड है, जो जिसके अबाउट रोटेट करेगा, और ये डोर ऐसे या ऐसे रोटेट करता है। तो ये जो टॉर्क है, ये जो रोटेटिंग एबिलिटी ऑफ फोर्स है ना, ये दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है। एक तो कि कितना ज़्यादा फोर्स लगाया, ऑफ कोर्स उतना ज़्यादा रोटेट होगा। इसी पेन को मैं स्लोली हिट करूँ तो ये कम रोटेट हो रहा है, ज़्यादा तेज़ से हिट करूँगा तो ज़्यादा रोटेट होगा, है ना, तो ज़्यादा तेज़ से रोटेट होगा। तो रोटेटिंग एबिलिटी, पहला चीज़ तो फोर्स पे डिपेंडेंट है। दूसरा चीज़ उस फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट है कि फोर्स कहाँ लग रहा है। और इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को अगर हम लोग लोकेट करना चाहें तो ये जो पॉइंट है जिसके अबाउट ये ऑब्जेक्ट रोटेट होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सिस। और एक्सिस से जो डिस्टेंस है R टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, देखो यहाँ हमने फोर्स लगाया है ना, तो इसका जो डिस्टेंस है एक्सिस से, इस पे डिपेंडेंट है। इसलिए तुमने देखा होगा किसी पर्सन को जैसे कोई चीज़ खोलना है, जैसे स्पैनर होता है ना, पाना को घुमाने के लिए हमेशा देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये सपोज पाना है,
तो मुझे अगर कोई स्क्रू खोलना है तो मैं ऐसे नहीं, पाना को ऐसे पकड़ के थोड़ी खोलूँगा, मैं हमेशा एंड पे पकड़ के खोलूँगा ना। तो देखो क्या है, ये जो स्क्रू है, ये देखो ये स्पैनर, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्पैनर है, ठीक है, ये स्पैनर जैसा तो लग नहीं रहा है बट ठीक है चलो, ये एक स्पैनर है और यहाँ एक स्क्रू है, ठीक है, और मुझे इसको खोलना है। तो देखो हमेशा हम लोग फोर्स जो लगाते हैं वो यहाँ से लगाते हैं, ऐसे। क्यों? क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इससे जितना ज़्यादा दूर पे फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा ये अच्छे से रोटेट करेगा। तो रोटेटिंग एबिलिटी जो है ना, रोटेटिंग एबिलिटी या मोमेंट ऑफ फोर्स, देखो मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब रोटेटिंग एबिलिटी, ये बात याद रखो। सो मोमेंट ऑफ फोर्स, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये तो इन दोनों को, और ये जो ये क्वांटिटी है मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क। सो मोमेंट ऑफ फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज टॉर्क। सो देयरफॉर टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इंटू एफ। और जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हमको एक कांस्टेंट मिलता है, या कांस्टेंट यूजुअली 1 ही मिलता है, तो दिस इज कमिंग आउट एज आर इंटू एफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखो एकदम सिंपल चीज़ है, एकदम सिंपल चीज़ है, बस ऐसे समझो कि जो हम चीज़ों को रोटेट करते हैं ना, जैसे दरवाज़ा खोलने के लिए धक्का मारा, आगे की तरफ खुल गया है ना, ये पाना घुमाया, पाना स्क्रू खुल गया, यहाँ पे रॉड को हिट किया तो रॉड घूमने लगा, या मार्कर का एग्जांपल ले लो, मार्कर को हिट किया, मार्कर रोटेट होने लगा। राइट, हर जगह जहाँ भी तुम रोटेशन का एग्जांपल दे, सी सॉ का एग्जांपल देखो, सी सॉ के एग्जांपल में क्या होता है, एक पर्सन यहाँ बैठ रहा है, एक पर्सन यहाँ, तो एक पर्सन यहाँ से फोर्स लगा रहा है तो ये एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करता है ना, हाँ या ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये सपोज सी सॉ है, लाइक दिस, ये सी सॉ है, ठीक है, यहाँ एक पर्सन बैठा है लाइक दिस, और यहाँ एक पर्सन बैठा है ना, देखो, और ये एक्सिस है, यहाँ से फिक्स्ड है ये। तो जब ये पर्सन का वेट ज़्यादा होगा, या जब ये पर्सन फोर्स लगाएगा ऐसे इस तरफ बैठ के, तो यहाँ से ये सी सॉ पे ऐसे फोर्स लग रहा है तो ये ऐसे रोटेट हो रहा है। अब जब ये वाला पर्सन ऐसे फोर्स लगा देगा नीचे की तरफ तो ये ऐसे रोटेट होगा। ये सुन लो, तो देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ है और यहाँ से इतने डिस्टेंस पे फोर्स लग रहा है, यहाँ से इतने डिस्टेंस पे फोर्स लग रहा है। तो इसलिए तुमने सी सॉ में जो बैठने वाला जगह है देखा होगा, हमेशा एंड पे बना होता है ना, और उसको और अगर करना है तो हम लोग ऐसे पीछे झुक जाते थे, याद है। अगर तुमको और ज़बरदस्ती नीचे लेके जाना है, उसको सामने वाला पर्सन नहीं गिव अप कर रहा है, हम लोग खेलते थे ना बचपन में सी सॉ पे, तो अगर हम लोग को जैसे फॉर एग्जांपल ज़बरदस्ती नीचे धक्का मार के ले जाना होता तो हम ऐसे पीछे खींच के उसको धक्का मारते थे। तो क्या होता है मालूम है, जितना तुम पीछे खींचोगे ना अपने आप को, उतना एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे। तो देखो डिस्टेंस पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है ना, तो एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ाओगे तो टॉर्क का इफेक्ट भी बढ़ जाएगा, या टॉर्क भी बढ़ जाएगा, तो रोटेशन भी बढ़ जाएगा। समझ में आया ये बात? दिस इज हाउ द टॉर्क इज रिटन इन द फॉर्म। अब देखो ये जो R और F है ना, हमको मालूम है R कैसा चीज़ है, R एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसका पोजीशन या इसका जो डायरेक्शन वो हमेशा कहाँ से, एक्सिस से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक है ना, ये हमेशा एक्सिस से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। और ये फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब यहाँ पे एक वेक्टर्स का प्रोडक्ट चल रहा है, और ये टॉर्क खुद एक वेक्टर है, क्योंकि इसका एक डायरेक्शन होगा ना, रोटेशन किसी एक डायरेक्शन में होता है, दोनों डायरेक्शन में नहीं होगा। या ऐसे समझ लो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब R वेक्टर है, ये वेक्टर है, दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करके एक वेक्टर ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए ना। ये सुनो, या एक और फैक्टर से तुमको समझाता हूँ, देखो ये फैक्टर से और तुमको अच्छे से समझ में आएगा। ये सपोज ये स्पैनर है, ठीक है, इसको मुझे रोटेट करना है, या दरवाज़ा हो गया, दरवाजे को मुझे खोलना है, तो अगर दरवाजे पे मैं फोर्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये दरवाज़ा मुझे खोलना है, ये ऐसे पुल करके या पुश करके खोल सकता हूँ मैं। इमेजिन करो इसको मैं ऐसे धक्का मारूँ दरवाजे को, यहाँ पे धक्का मार रहा हूँ तो दरवाज़ा खुलेगा क्या? नहीं, ये दरवाज़ा खाली ऐसे या ऐसे रोटेट हो सकता है, ध्यान रखना, या तो ऐसे जा सकता है या तो ऐसे। तो अगर मैं इसको ऐसे धक्का मारूँ सामने की तरफ तो क्या ये खुलेगा? आप समझ लो ये बोर्ड और दरवाज़ा है, इसको मैं धक्का मारूंगा तो ये पीछे की तरफ खुलेगा, खींचूंगा तो आगे की तरफ खुलेगा। तो मैं इसको ऐसे यहाँ धक्का मारूँ इस डायरेक्शन में तो खुलेगा क्या? नहीं ना। समझ में आ रहा है? इसको समझ लो ये एंड को एक्सिस है, ये एक्सिस है, इसके अबाउट ये रोटेट करेगा ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे धक्का मारूँ तो ये नहीं खुलेगा, तो ये मेरा R है वहाँ से यहाँ तक, और ये मेरा फोर्स का डायरेक्शन, या इसको मैं ऐसे खींचूँ तो भी ये नहीं खुलेगा ना। तो जब भी R और F में एंगल 0 या 180 है तो टॉर्क 0 हो जा रहा है, रोटेशन 0 हो जा रहा है। और धीरे धीरे मैं एंगल देखो बढ़ाना चालू करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं इसको ऐसे पुश करता हूँ, ये डायरेक्शन में, ये वाला डायरेक्शन, पुश ऐसे करने पे खुलेगा, ध्यान रखना, ऐसे करोगे तो एकदम इजीली खुलेगा। मैं ऐसे पुश कर रहा हूँ तो ये जो R है
और ये जो फोर्स है इसमें कुछ एंगल है ना आर और एफ में, ये देखो आर और ये एफ, ये कुछ एंगल बन रहा है। तो जब भी आर और एफ में एंगल होता है ना, वो एंगल जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा टॉर्क का इफेक्ट होगा। चलो परेशान होने का बात नहीं। देखो ये स्पैनर वाला एग्जांपल ले लो ना, जैसे ये स्पैनर पे मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, बोलने का मीनिंग ये है कि जब ये फोर्स और जब ये आर दोनों परपेंडिकुलर होंगे ना, तब सबसे ज़्यादा रोटेशन होता है। जब दोनों परपेंडिकुलर होंगे तब सबसे ज़्यादा रोटेशन होता है। तो यहीं पे प्रोपोर्शनैलिटी एक और आ जाती है साइन थीटा की। रोटेशन सबसे ज़्यादा 90 पे होने का मतलब साइन थीटा साइन 90 सबसे ज़्यादा होता है, एंगल पे डिपेंडेंट है ना, तो साइन 90। तो यहाँ से आर एफ साइन थीटा ऐसे, और यहाँ फॉर्मूले में आ जाता है आर एफ साइन थीटा। अब देखो ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है, ए बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला है ए क्रॉस बी का ना। सो टॉर्क इज एक्चुअली आर क्रॉस एफ, समझा? टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला है ना ये, ए बी साइन थीटा, हमको मालूम है ना, वेक्टर प्रोडक्ट याद है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, राइट। और यहाँ पे साथ में एक एन कैप भी होता है। तो हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया था, हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया इसको। अच्छा सिर्फ आर क्रॉस एफ ही क्यों लिखा, एफ क्रॉस आर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आर क्रॉस एफ करने में जो रोटेशन है वो वही आएगा जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, ये स्पैनर को मैं रोटेट कर रहा हूँ ऐसे, इस तरफ रोटेट कर रहा हूँ, तो एफ का डायरेक्शन इधर, आर का डायरेक्शन इधर। मैं आर क्रॉस एफ करूँ तो देखो रोटेशन ऐसा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। बट एफ क्रॉस आर करूँ तो रोटेशन उल्टा जा रहा है। यू गेटिंग द पॉइंट? अगर ये मेरा एफ है, एफ क्रॉस आर करूँ मैं तो रोटेशन उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, बट आर क्रॉस एफ करूँ तो रोटेशन इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इसी डायरेक्शन में रोटेशन हो भी रहा है। तो हमेशा याद रखो टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ है, ना कि एफ क्रॉस आर। तुमने ये देखा होगा ना, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये हमने किया है वेक्टर्स में। ये चीज़ याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो इसलिए टॉर्क को हम लोग स्ट्रिक्टली आर क्रॉस एफ लिखते हैं, ठीक है। अब आर क्रॉस एफ या आर एफ साइन थीटा मिल गया है, तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूले के और वैल्यूज़ देख लेते हैं। जैसे ये फॉर्मूले को उठाऊँ मैं और इसमें थीटा अलग अलग वैल्यू पुट करूँ, सो सिंस टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, ये सिंबल है टॉर्क का, इसको बोलते हैं टाउ। इसको क्या बोलते हैं? टाउ, ठीक है। टाउ सिंबल है टॉर्क का, जैसे सिंबल होता है ना फोर्स का एफ है वगैरह वगैरह, तो ये टाउ टॉर्क का सिंबल है। सो इफ थीटा इज 0 और 180, टॉर्क क्या हो जाएगा? 0, स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंड इफ थीटा इज 90, टॉर्क विल बी आर इंटू एफ। तो ये पहले यही मैंने लिखा था आर इंटू एफ, क्योंकि तब हम लोग कंसिडर कर रहे थे कि फोर्स और आर परपेंडिकुलर ही है। जब हम लोग थीटा वाला इफेक्ट भी कंसिडर करेंगे वो टाइम पे हमको स्ट्रिक्टली थीटा भी देखना पड़ेगा। तो ये टॉर्क की क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमेशा याद रखना कि टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू कब आता है? जब आर और एफ दोनों कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। इसीलिए हम लोग दरवाजे को खोलने के लिए हमेशा परपेंडिकुलर पुश या पुल देते हैं। कभी किसी को देखा है दरवाजे को ऐसे खींच के खोलते हुए? नहीं ना, अगर पुल है तो वो ऐसे खोलेगा परपेंडिकुलर। ये डिस्टेंस है, सपोज यहाँ पे एक्सिस है, ऐसे फिक्स है दरवाज़ा। चलो इमेजिन कर लो यहाँ एक दरवाज़ा है, इसको मुझे खोलना है पुश या पुल करके, तो मैं हमेशा पुश ऐसे या पुल ऐसे दूंगा, कभी ऐसे पुल या ऐसे पुश नहीं दूंगा। ऐसे पुश दूंगा तो खुलेगा, या ऐसे पुल दूंगा तो भी खुलेगा, बट एफर्ट ज़्यादा लगेगा, फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों ज़्यादा लगाना पड़ेगा? क्योंकि थीटा का वैल्यू साइन थीटा मैक्सिमम नहीं होगा, तो हमको फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, ये बढ़ाना पड़ेगा। साइन थीटा जब कम हो रहा है तो ये बढ़ाना है ना, तभी तो टॉर्क का इफेक्ट बढ़ेगा। इसका यूनिट क्या हो जाएगा बोलो? एसआई यूनिट इसका फॉर्मूले का या टॉर्क का एसआई यूनिट हो जाएगा, आर होता है मीटर, ये होता है न्यूटन, सो न्यूटन मीटर, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका डायमेंशन निकाल सकते हो, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा बोलो? डायमेंशन न्यूटन का तुमको मालूम है L1 m1 t-2, और साथ में 1 मीटर भी आ गया है तो L2 हो जाएगा। तुमको कभी कभी MCQ में पूछ देता है कि डायमेंशंस ऑफ टॉर्क आर सेम एज दैट ऑफ वर्क या एनर्जी, ये सब के डायमेंशंस यही होते हैं। तुमने वर्क के डायमेंशंस निकाले थे ना, तो याद रखना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉर्क के डायमेंशंस। ओके, तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग बोलते हैं रोटेटिंग एबिलिटी या रोटेशन एनालॉग ऑफ फोर्स। ये एक और टर्म है, ये भी याद रखना,
रोटेशन एनालॉग ऑफ फोर्स, मतलब जो काम फोर्स लीनियर मोशन में करता है वो काम मोमेंट ऑफ फोर्स रोटेशनल मोशन में करता है। जो काम फोर्स लीनियर मोशन में, जैसे फोर्स हमको एक स्ट्रेट लाइन में मोशन देने के लिए काम आता है ना, या मोशन स्टार्ट स्टॉप करने के लिए आता है, वैसे ही मोमेंट ऑफ फोर्स रोटेशनल मोशन स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए आता है। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं रोटेशन एनालॉग ऑफ अ फोर्स। एनालॉग मतलब सिमिलैरिटी, एनालॉगस, ओके, सिमिलैरिटी बोलते हैं ना चीज़ों को। तो जैसे फोर्स जो काम लीनियर मोशन में कर रहा है वही काम मोमेंट ऑफ फोर्स रोटेशनल मोशन में कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, और फोर्स का टॉर्क का फॉर्मूला या मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला ये याद रखना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, RF sin थीटा। यहीं से आगे कहानी बढ़ती है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे समझते हैं। और दूसरा कौन से तरीके का टॉर्क हो सकता है, ठीक है। ये एक फोर्स का टॉर्क था, ध्यान रखना यहाँ पे एक ही फोर्स है, इसलिए हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं। एक सिंगल फोर्स लगाया ना, यहाँ भी एक सिंगल फोर्स, जहाँ भी हमने वो पिछला वाला एग्जाम्पल लिया था दरवाजे वाला, वहाँ भी एक सिंगल फोर्स। तो ये सब सिंगल फोर्स की स्टोरी है, तो ये नोट डाउन कर लो, करो नोट डाउन, फिर हम लोग दूसरा देखते हैं। ओके, नोट डाउन कर लिया है। चलो अब देखो, एक फोर्स के वजह से हमने टॉर्क निकाल लिया है ना। हमेशा एक ही फोर्स लगाते हैं क्या टॉर्क के लिए, या रोटेशन के लिए हमेशा एक ही फोर्स लगाते हैं क्या? नहीं, तुमने देखा होगा दो फोर्सेस यूजुअली लगाते हैं। जैसे यही पेन को अगर मुझे रोटेट करना था तो मैं इसको एक डायरेक्शन में हिट कर रहा था, ये एक पॉइंट से हिट कर रहा था, ज़रूरी थोड़ी हमेशा एक पॉइंट से हिट करने पे हो जाए। इसी पेन को मैं ऐसे पकड़ के घुमा दूँ, ऐसे पकड़ के घुमा दूँ तो भी तो ये रोटेट होगा ना। बट इस टाइम पे मैं एक फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, एक फोर्स यहाँ से, एक फोर्स यहाँ से, आई एम अप्लाइंग टू फोर्सेस। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? तो यूजुअली जब भी रोटेशन होता है ना तो दो फोर्सेस लगे होते हैं। दो फोर्सेस वाला रोटेशन जो है वो बहुत ही ईजी है, वो बहुत ही कॉमन है। जैसे बॉटल का ढक्कन खोल रहे हो तुम, तो दो फोर्सेस लगा रहे हो ना। ये सुनो, देखो ये बॉटल का ढक्कन, इसको मुझे खोलना है तो मैं क्या करता हूँ, देखो एक फोर्स यहाँ से, एक फोर्स यहाँ से, टू इक्वल फोर्सेस ऐसे लगा रहा हूँ। यस, टू इक्वल फोर्सेस से ये खुलता है। या नल का टैप खोलना है, कहीं पे भी जब भी हम लोग रोटेशन करते हैं ना यूजुअली, तो दो फोर्सेस लगाते हैं। बहुत कम वाले केसेस में एक सिंगल फोर्स लगता है, क्योंकि एक सिंगल फोर्स का प्रॉब्लम यह है कि हमेशा रोटेशन देगा, ये गारंटी नहीं है ना। इसी पेन को अगर मैं यहाँ हिट करूँ सिंगल फोर्स तो ये रोटेशन नहीं देगा, यहाँ हिट करने पे रोटेशन देगा। तो गारंटी नहीं कि सिंगल फोर्स रोटेशन देगा या नहीं। तो गारंटी कब है? दो फोर्सेस लगाने पे। ये दो फोर्स लगाओ, हमेशा रोटेशन मिलेगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टॉर्क या मोमेंट ऑफ अ कपल, है ना। तुम जो कपल सोच रहे हो वो कपल नहीं, फोर्सेस का कपल। पहले हम लोग फोर्सेस का कपल समझ लेते हैं क्या होता है। मतलब तुम जो सोच रहे हो उससे रिलेट कर लो कपल से। वी नो दैट, लेट्स रिलेट इट अ बिट। व्हाट कपल इज? कपल इज बेसिकली टू इक्वल एंड ऑपोजिट, अभी तक तो सही जा रहा है ना रिलेशन, ठीक है। टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, यहाँ पे चेंज हो गया थोड़ा। टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट टू different points along two different lines of action. Very important. देखो जैसे जो फोर्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है ना, इस पे मैंने एक फोर्स लगाया, ये F। तो ये जो लाइन है ना जिसमें ये फोर्स है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्शन। तो कपल के लिए स्ट्रिक्टली जो दोनों फोर्सेस होंगे उनका लाइन ऑफ एक्शन अलग होना चाहिए। ध्यान से सुनो, कपल के लिए जो दो फोर्सेस आएंगे जो हम लोग ने डिफाइन किया है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग टू डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन, तो ये दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अलग होना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसी बॉडी पे मैं एक फोर्स यहाँ से लगा दूँ ऐसे, देखो ये वाले फोर्स का भी लाइन ऑफ एक्शन यही है, दोनों का लाइन सेम है, तो यहाँ रोटेशन होगा क्या? नहीं, रोटेशन नहीं होगा। इसको ऐसे समझो, ये पेन, इसको मैं ऐसे खींचूँ दोनों तरफ से, दो, एक इधर एक इधर, दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगाए हैं मैंने, बट प्रॉब्लम क्या है? लाइन ऑफ एक्शन सेम है। इसको भी इधर ही लगाया, इसको भी इसी लाइन में लगाया, लाइन सेम है। लाइन आई एम टॉकिंग अबाउट, डायरेक्शन नहीं। लाइन ऑफ एक्शन दोनों का सेम है। ये देखो लाइन पूरा, तो ये पूरा लाइन जब सेम है तो रोटेशन प्रोड्यूस हो रहा है क्या? नहीं। दूसरा केस देखो, इसको ऐसे मैं पुश करूँ दोनों तरफ से, ऐसे इधर और इधर, तो भी लाइन ऑफ एक्शन सेम है, यही एक लाइन है ना, तो भी रोटेशन नहीं हो रहा है।
समझा? बट अब ज़रा ये देखो, ऐसे इसको रखूँ, एक फोर्स यहाँ लगाऊँ, एक फोर्स यहाँ लगाऊँ, एक का लाइन ऑफ एक्शन इधर, एक का लाइन ऑफ एक्शन इधर, ये देखो रोटेट हुआ, यहाँ से एक फोर्स यहाँ से एक फोर्स यहाँ, ये रोटेट हुआ ना। तो रोटेशन के लिए कंपलसरी क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होना चाहिए। समझ में आया बात? ऐसे दो फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, कपल, और उनसे जो रोटेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ कपल। सो मोमेंट ऑफ कपल इज बेसिकली रोटेटिंग एबिलिटी ऑफ अ कपल। मतलब एक कपल कितना रोटेशन प्रोड्यूस कर सकता है। समझ में आ गया बात? एक कपल कितना रोटेशन प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, ये हमको करना है। देखो फिर वही एग्जांपल सी सॉ का एग्जांपल ले लेते हैं। चलो सी सॉ का एग्जांपल ले लो, या फॉर एग्जांपल चलो एक मैं रॉड ले लेता हूँ। देखो मोमेंट ऑफ कपल हम लोग निकाल लेते हैं। मोमेंट ऑफ कपल को ही टॉर्क बोलते हैं, ठीक है, इसको भी टॉर्क बोलते हैं, उसको भी टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क मतलब होता क्या मालूम है? टॉर्क मतलब जो रोटेशन हो रहा है उसी को टॉर्क बोलते हैं, कि उसके वजह से रोटेशन हो रहा है। अब वो टॉर्क दो चीज़ों की वजह से आ सकता है, एक सिंगल फोर्स की वजह से भी कभी कभी आ जाता है, और दो फोर्सेस की वजह से तो आता ही है। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये मेरे पास एक रॉड ले लेते हैं, या जो भी चीज़, ये एक रॉड है इसके लिए ये एक्सेस फिक्स करके रखा है मैंने कि इसके अबाउट ये रोटेट करेगा। ज़रा ध्यान से देखो, ये एक फोर्स लगाया मैंने यहाँ से F, और ये एक फोर्स लगाया मैंने यहाँ से F। कंडीशन समझ लो, अरे यार मारकर ही भाग रहा है। कंडीशन समझ लो कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, तो ये और ये फोर्सेस का वैल्यू सेम होगा बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। इसका देखो लाइन ऑफ एक्शन ये होगा और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये होगा। समझ में आया लाइन ऑफ एक्शन अलग होने का मतलब? दोनों का लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल ही अलग है। अब देखो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग है, तो इससे क्या होगा, इससे कपल प्रोड्यूस होगा। दीज आर बेसिकली अ कपल ऑफ फोर्सेस ना, तो इससे कपल प्रोड्यूस होगा, और वो कपल का जो रोटेशन होगा वो रोटेशन किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, तो वो रोटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड पे, जितना ज़्यादा अमाउंट का फोर्स लगाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक क्रिकेट बॉल है, उसको तुमको रोटेट करना है, जितना फास्ट रोटेट करते हो, जितना ज़्यादा फोर्स लगाते हो उतना ज़्यादा रोटेट करता है ना, वो उतना फास्ट रोटेट करता है। ये मार्कर ही देख लो, इसको मुझे रोटेट करना है, मैं ऐसे रोटेट करूँ या ज़्यादा फोर्स लगा के रोटेट करूँ तो ज़्यादा रोटेट होगा ना। देखो ये देखो क्या किया मैंने, ऐसे दो फोर्सेस लगाए ना, ये सुनो, देखो ये रोटेट हो रहा है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, दो फोर्सेस लगाओ जिससे रोटेशन प्रोड्यूस हो। ओके, अब ये जो रोटेशन है इसका वैल्यू कैसे निकाले हम लोग, तो हम लोग के पास टॉर्क का फॉर्मूला है ना, जैसे कंसिडर कर लेते हैं, सपोज ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है y। देखो ये कहीं नहीं लिखा है कि x और y सेम होने चाहिए, ये कहीं नहीं लिखा है, ये कहीं बोल भी नहीं रहा हूँ मैं कि x और y सेम होने चाहिए, कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है, डजेंट मैटर। और ये जो टोटल डिस्टेंस है दोनों फोर्सेस के बीच में, इसको हम लोग r ले लेते हैं। और ये कैसा डिस्टेंस है, ध्यान से देखो, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये फोर्स ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो दिस इज r परपेंडिकुलर। ओके, अब जरा मैं टॉर्क निकालता हूँ, जरा देखो, मुझे मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने आता है ना। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, r इंटू एफ। r क्या है, एक्सिस से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक का डिस्टेंस, पिछला वाला पार्ट में बता रहा हूँ। सो इफ वी वांट टू फाइंड कपल, तो हम लोग क्या करेंगे, टॉर्क्स निकाल लेंगे। सो नेट टॉर्क ऑन द बॉडी इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू फोर्स एट x प्लस टॉर्क ड्यू टू फोर्स एट y, ड्यू टू फोर्स, दो पॉइंट्स है ना x और y, फोर्स एट y। ठीक है, चलो नेट टॉर्क दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू फोर्स एट x। x के लिए निकाल लेते हैं, x के लिए फोर्स क्या हो जाए, टॉर्क क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x क्रॉस f, हाँ या ना, r क्रॉस f ना। अच्छा, परपेंडिकुलर साइन थीटा के बारे में परेशान मत हो, साइन थीटा कितना है, देखो फोर्स इधर, ये इधर, तो 90 डिग्री, सिंपल एज दैट। तो यहाँ चाहिए तो क्रॉस प्रोडक्ट भी हटा सकते हो, बट ठीक है हम लोग रखते हैं, और ये हो जाएगा y क्रॉस f। समझ में आई बात? अब देखो इसको डायरेक्टली हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि टॉर्क का डायरेक्शन सेम है। ये भी बॉडी को कैसे रोटेट करना चाहता है, क्लॉकवाइज, ये भी बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहता है। ये पुश करेगा नीचे तो बॉडी क्लॉकवाइज नीचे भागेगा ना, ये ऊपर पुश करेगा तो भी बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, लाइक दिस। तो दोनों टॉर्क्स क्लॉकवाइज हैं, इसलिए हम लोग ये कर सकते हैं, f कॉमन हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई क्रॉस f, और x प्लस वाई टोटल कितना है, r परपेंडिकुलर, तो हमको मिलता है r परपेंडिकुलर
क्रॉस एफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, टॉर्क ड्यू टू कपल का फॉर्मूला, ये ध्यान रखो। सो देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर क्रॉस एफ, एंड देयरफॉर टॉर्क का मैग्नीट्यूड इज अगेन आर एफ साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे तो साइन थीटा आएगा, है ना। अब अगर फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है तो थीटा तो हमेशा 90 ही होगा, तो साइन 91 हो जाएगा, यानी ये हमेशा आर इंटू एफ। ये फ़ायदा होता है, ये फ़ायदा है कपल लगाने का कि टॉर्क हमेशा मैक्सिमम ही प्रोड्यूस होता है, क्योंकि दोनों फोर्सेस में डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही रहता है ना। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो हमेशा रहेगा, ये फोर्स इधर ये फोर्स इधर, तो डिस्टेंस हमेशा दोनों में परपेंडिकुलर रहेगा। हमको हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा लोगे तो यहाँ साइन 90 हमेशा आएगा और हमेशा मैक्सिमम टॉर्क ही प्रोड्यूस होगा। इसका भी यूनिट, ये ध्यान देना, ये दोनों में फ़र्क क्या है। ये टॉर्क ड्यू टू अ कपल है, ये जो हमने किया ये टॉर्क ड्यू टू अ फोर्स है। ध्यान दो, टॉर्क ड्यू टू अ फोर्स, एक फोर्स की वजह से टॉर्क और ये कपल की वजह से टॉर्क। तो कपल की वजह से जो टॉर्क आया है वो भी फोर्स की वजह से जो टॉर्क है उसके जैसा ही दिखता है। एक देखो, कंफ्यूज मत हो, आई अंडरस्टैंड थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, दोनों एक ही बातें हैं, बस एक ही चीज़ फ़र्क ये है कि पहले वाले केस में जब हम लोग टॉर्क ड्यू टू फोर्स पढ़ रहे थे तो एक सिंगल फोर्स लगा रहे थे और जो रोटेशन आ रहा था उसको देख रहे थे। यहाँ हम दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगा रहे हैं, उसके वजह से जो रोटेशन आ रहा है वो हम लोग देख रहे हैं। समझ में आई बात? डिफरेंस ये है। सो दिस इज टॉर्क ड्यू टू अ कपल, और कपल बोला तो हमेशा ये वाला कपल याद रखना, तुम जो कपल याद रखते हो वो नहीं, ये कपल याद रखो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका भी यूनिट वही हो जाएगा, न्यूटन मीटर, कोई डिफरेंस नहीं है, न्यूटन मीटर ही है इसका भी यूनिट, और इसका भी डायमेंशन वगैरह सब सेम है, बिल्कुल ही सेम है, एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो ये फॉर्म याद रखो, आर परपेंडिकुलर क्रॉस एफ, ये फॉर्मूला, चाहे ऐसे याद रखो चाहे ये दोनों टॉर्क्स ऐड कर रहे हैं। अच्छा, एक बात याद रखना और एक चीज़, व्हेनेवर वी हैव टॉर्क्स ना, व्हेनेवर वी हैव कपल्स, तो टॉर्क या कपल का जो डायरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यूजुअली जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता है ना उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव लेते हैं जब दो टॉर्क्स प्रेजेंट हैं तब। जब दो टॉर्क्स प्रेजेंट हैं तब हम लोग क्लॉकवाइज को नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे। बट अगर एक ही तरह का टॉर्क है, जैसे ये पूरा कैसा है, क्लॉकवाइज है ना, तो इसको पॉजिटिव ही लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब दो अलग अलग टॉर्क्स प्रेजेंट हैं सो वो टाइम पे हमको नेगेटिव लेना है। सो क्लॉकवाइज टॉर्क, ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिख लो, क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन पॉजिटिव। और ये स्ट्रिक्टली कब है? जब दो टॉर्क्स प्रेजेंट हैं तब, जब दो टॉर्क्स प्रेजेंट हैं तब। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये एक हैंगर है, ये तुम एक्सपेरिमेंट करोगे भी 11th स्टैंडर्ड में, लॉ ऑफ मोमेंट्स इसको हम लोग बोलते हैं। इसको ये एक्सेस से फिक्स करके रखा है हमने, यहाँ से एक थ्रेड लगा के इसको ऐसे फिक्स किया है, यहाँ एक मास अटैच किया है तुमने और यहाँ एक मास अटैच किया है। ये हो गया m1, ये हो गया m2। देखो m2 इसको ऐसे रोटेट करना चाहता है और m1 इसको ऐसे रोटेट करना चाहता है, हाँ या ना? तो बताओ कौन से कंडीशन में ये बैलेंस रहेगा? जब m1 m2 दोनों का टॉर्क क्या हो, सेम हो ना, हाँ या ना, तभी तो नेट टॉर्क 0 आएगा। बोलो, ये देखो ये वाला क्या कर रहा है, ये वाला इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाहता है और ये वाला m1 इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाहता है और m2 इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाहता है। तो दोनों कब बैलेंस करेंगे एक दूसरे को? जब टॉर्क 0 है। जैसे ये मार्कर देखो, ये मार्कर को यहाँ मैं रखता हूँ तो ये बैलेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो इधर का वेट है वो इसको इधर रोटेट कराना चाहता है एंटी क्लॉकवाइज, वेरेज यहाँ का वेट इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाहता है और ये टाइम पे दोनों का टॉर्क क्या है, सेम है। बट जैसे मैं इसको थोड़ा यहाँ शिफ्ट करूँ, देखो ये गिर जाएगा इस तरफ क्योंकि यहाँ का टॉर्क ज़्यादा है, या इधर शिफ्ट करूँ तो ये इधर गिर जाएगा। मैं नहीं गिरा रहा हूँ, खुद से ये गिर रहा है, ये इधर गिर जाएगा। जब ये इधर गिर रहा है इसका मतलब क्या, इधर का टॉर्क ज़्यादा है। ठीक है, तो टॉर्क जब भी बैलेंस होते हैं ना, तो ये बैलेंसिंग को ही हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ मोमेंट्स। लॉ ऑफ मोमेंट्स मतलब होता है कि नेट टॉर्क ऑन अ बॉडी विल बी 0 व्हेन द टू टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी आर इक्वल एंड ऑपोजिट। जब दो टॉर्क जो बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं वो इक्वल और ऑपोजिट हैं तो नेट टॉर्क 0 हो जाएगा।
अरे फोर्स जैसे दो फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है ये, तो नेट फोर्स 0। तो वैसे ही दो टॉर्क्स जब इक्वल एंड ऑपोजिट हैं तो नेट टॉर्क 0। ओके, ये नोट डाउन करो। फिर हम थोड़ा लॉ ऑफ मोमेंट लिख देते हैं या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लिख देते हैं। नोट डाउन करो, चलो फटाफट। समझ में आ रहा है? आई होप सबको समझ में आ रहा है ये हर एक चीज़। अच्छे से समझो और अच्छे से लिखो। कुछ डाउट रहेगा तो मुझे बताओ कमेंट्स में। ओके ओके, चलो नोट डाउन कर लिया था सबने? ठीक है। यूजुअली जब भी टॉर्क तुमको पूछेगा ना तो एक कपल की वजह से ही पूछेगा, एक सिंगल फोर्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। देखो मैं तुमको बता भी देता हूँ। जैसे हम लोग दरवाजे का एग्जांपल ले रहे थे, हम बोल रहे थे दरवाजे को हम एक तरफ से पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो खुल जा रहा है। वो एक फोर्स का काम ही नहीं है एक्चुअल में उसका एक्सेस फिक्स्ड है ना। तो तुम यहाँ से जो पुश देते हो ना, वहाँ से एक रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। वो रिएक्शन फोर्स हमेशा इसके ऑपोजिट होता है। तो एक्चुअल में दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज ही हमेशा लग रहे हैं जो उसको रोटेट कर रहे हैं। अब तुमको समझ में आई होगी बात। एक सिंगल फोर्स है ना, कभी भी एक सिंगल फोर्स रोटेशन प्रोड्यूस ही नहीं करता है। दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज ही होते हैं। बट हाँ, हम लगाते एक सिंगल फोर्स है जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि एक सिंगल फोर्स रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे ये पेन वाला एग्जांपल देखो ना, ये पेन को मैं ऐसे हिट करता हूँ तो ये पेन रोटेट होता है ना। ये पेन ऐसे रोटेट होता है लाइक दिस। देखो ये रोटेट हो रहा है। ये पेन जोर से मारूंगा तो गिर जाएगा, तुमको ही मालूम है। ये पेन रोटेट होता है। तो रोटेट क्यों हो रहा है मालूम है क्या? जब मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ तो यहाँ से फ्रिक्शन ने इसको पकड़ के रखा है। तो फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन अपोज करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस को रोटेट कर देते हैं। समझ में आ गई बात? तो हमेशा एक कपल ही है जो रोटेशन प्रोड्यूस करता है। बट हम एक सिंगल फोर्स लगा रहे होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि मोमेंट ऑफ अ फोर्स। समझ में आ गया? टॉर्क वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। ओके, चलो अब हम लोग एक प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लिख लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स बोलता है दैट अ बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब या तो रोटेट नहीं कर रहा है या तो अगर रोटेट कर रहा है तो एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। ठीक है। सो अ बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम व्हेन नेट टॉर्क ऑन द बॉडी इज 0। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये एक स्केल है, मीटर स्केल। इसको यहाँ से फिक्स किया है हमने, ऐसे रस्सी लगा के लटकाया हुआ है। मैं पूरा अरेंजमेंट नहीं बनाऊंगा, तुम कंसिडर कर लो यहाँ ये लटका हुआ है इस रस्सी के अबाउट। और यहाँ से एक मास हमने अटैच कर दिया है, इसको हम लोग बोल देते हैं m1। ठीक है, और यहाँ से हमने एक मास अटैच किया है, इसको हम लोग बोल देते हैं m2। इज दैट क्लियर? ठीक है, m1 m2 हमने लगाया है। m1 फोर्स इसके इधर की तरफ खींचेगा m1g से, m2 इसको इधर की तरफ खींचेगा m2g से। करेक्ट। चलो ये डिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं r1 है और ये डिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं r2 है। क्यों r1 r2 कंसिडर करें? क्योंकि r1 जो है ये एक्सेस ये है ना, अगर ये रोटेट भी करेगा तो कौन से एक्सेस के अबाउट रोटेट करेगा? इसी सेंटर के अबाउट ना, है ना। ये ऐसा एक्सेस है और इसके अबाउट ये रोटेट करेगा। करेक्ट। या तो ऐसे रोटेट कर सकता है या तो ऐसे रोटेट कर सकता है, डिपेंडिंग कौन सा टॉर्क ज़्यादा है। अगर देखो ये वाला टॉर्क ज़्यादा होगा तो ये ऐसे डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और ये वाला टॉर्क ज़्यादा होगा तो ये ऐसे डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या बोलता है मालूम है? देखो कौन कौन से टॉर्क्स हैं। ये कौन सा टॉर्क है बोलो? दिस इज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज टॉर्क क्लॉकवाइज। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स सेज दैट द टॉर्क इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज इक्वल टू टॉर्क इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का टॉर्क लिखूं जो कि ये है, तो ये हो जाएगा फोर्स कितना है m2g इंटू डिस्टेंस कितना है r2। दिस इज इक्वल टू फोर्स कितना है m1g इंटू डिस्टेंस कितना है r1। g कैंसिल, तुमको मिलेगा m2 r2 इक्वल्स टू m1 r1। r1 r2 तुम मेजर कर सकते हो, ये यूजुअली एक मीटर स्केल होता है। और अगर इसमें से m1 और m2 में से कोई एक अननोन है, तुमको दिया होता है एक अननोन मास दिया होगा और ये नोन मास तुम लगाते जाओगे। तो अननोन मास अगर तुमको फाइंड आउट करना है m2 तो वो m1 r1 बाई
m2 से मिल जाएगा। और ये सब तभी होगा जब ये स्केल बैलेंस्ड होगा, समझा? दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ मोमेंट्स। इसको हम लोग लॉ ऑफ मोमेंट्स बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, नोट डाउन कर लो ये। आई होप तुमको समझ में आया। ये टॉर्क का एक एप्लीकेशन है, इससे हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो टॉर्क के एप्लीकेशन है सब जगह पे। जैसे ये टेबल बनाया तुमने, नहीं यहाँ पे एक टेबल रखा हुआ है, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है बट यहाँ पे एक टेबल रखा हुआ है। अब ये टेबल बनाया है तो टेबल में दो हमेशा, देखो जैसे ये टेबल में एक सपोर्टिंग वो लगा हुआ है, रॉड लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये रुका हुआ है। तो अगर वही रॉड थोड़ा बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये टेबल कुछ ऐसे है लाइक दिस, और यहाँ से एक सपोर्टिंग रॉड है लाइक दिस, और यहाँ से एक सपोर्टिंग रॉड है लाइक दिस, ऐसे ये टेबल रुका हुआ है। अब इस रॉड को थोड़ा भी अगर मैं उठा के यहाँ रख देता तो प्रॉब्लम क्या होता मालूम है? देखो प्रॉब्लम होता ये, जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ लगा दूँ तो देयर इज अ चांस कि अगर मैं इस पर कोई भी चीज़ रखूँगा हेवी तो ये इसकी तरफ ऐसे गिर जाएगा टेबल। तो ये सब बैलेंसिंग के लिए करते हैं हम लोग। ये सब टॉर्क का एप्लीकेशन ही है। जो हमको टॉर्क के बारे में पता है ना, हमको मालूम है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के हिसाब से यहाँ लगाएंगे तो ये सबसे ज़्यादा बैलेंस होगा, क्योंकि यहाँ रखोगे कोई ऑब्जेक्ट तो दोनों तरफ से ये जो टॉर्क लगाएगा वो ये टॉर्क यहाँ से बैलेंस कर देगा। यहाँ कोई चीज़ रखोगे तो यहाँ से जो ऑलरेडी टॉर्क लग रहा है वो इसको बैलेंस कर देगा लाइक दिस। तो इसलिए हम लोग चीज़ें जो बनाते हैं वो मोमेंट ऑफ फोर्स को लॉ ऑफ मोमेंट को ध्यान में रख के बनाते हैं। टेबल बना रहे हो, बेंच बना रहे हो, घर बना रहे हो, सब कुछ एवरीथिंग। यही तो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो आर्किटेक्चर में यूज़ होंगी, तभी तो तुम डिज़ाइन दे पाओगे। डिज़ाइन देखो साइंटिफिकली स्टेबल होना चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी डिज़ाइन बना के दे दिया। चलो अब हम लोग ये नोट डाउन कर लिया है। अब हम लोग है ना एक छोटा सा वो देख लेते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन टॉर्क ड्यू टू अ फोर्स एंड टॉर्क ड्यू टू अ कपल, जिसको हमने बोला मोमेंट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट ऑफ कपल, ठीक है। कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ मोमेंट ऑफ फोर्स और मोमेंट ऑफ कपल के। मोमेंट ऑफ फोर्स ये, मोमेंट ऑफ कपल। देखो डिफरेंस या डिस्टिंक्टिव पॉइंट्स कौन कौन से। फर्स्ट पॉइंट इज इट इज रोटेशन ड्यू टू अ सिंगल फोर्स and this is rotation due to a couple। ध्यान रखो कपल का डेफिनेशन है पूरा, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये एक सिंगल फोर्स का है और ये एक कपल का है। दूसरा चीज़, इट इज़ नॉट नेसेसरी और इट विल नॉट नेसेसरली प्रोड्यूस रोटेशन। इसका कोई गारंटी नहीं है कि रोटेशन प्रोड्यूस करेगा, वेयर एज इट विल नेसेसरीली प्रोड्यूस रोटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट, अ सिंगल फोर्स कैन कैंसल द इफेक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। मतलब एक सिंगल फोर्स से हम लोग इसका इफेक्ट रोक सकते हैं। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट था, इस पर मैंने एक फोर्स लगा के इसको रोटेट कराया था, तो यहाँ से एक फोर्स लगा दिया तो इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो ये रुक जाएगा। वेयर एज एन इक्वल एंड ऑपोजिट कपल इज रिक्वायर्ड टू कैंसल द इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब भी दो फोर्सेस लगे हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉल रोटेट कर रहा है ना, क्रिकेट बॉल रोटेट कर रहा है, अर्थ रोटेट कर रहा है, मून रोटेट कर रहा है। अर्थ जब रोटेट कर रहा है तो रोटेशन को अगर रोकना है तो दोनों तरफ से इक्वल एंड ऑपोजिट टॉर्क लगाना पड़ेगा। क्रिकेट बॉल जब रोटेट कर रहा तो उसको रोकने के लिए इक्वल एंड ऑपोजिट टॉर्क लगाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज क्रिकेट बॉल को तुमने रोटेट करके छोड़ दिया, वो रुक जाता है थोड़ी देर में, क्यों मालूम है? क्योंकि एयर दोनों तरफ से इक्वल एंड ऑपोजिट टॉर्क लगाता रहता है, तो वो रुक जाता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना ये डिस्टिंक्शन पॉइंट्स कपल और फोर्स के लिए। ये मोमेंट ऑफ कपल है, ये मोमेंट ऑफ फोर्स है, ठीक है। तो इतना ही कुछ तुमको पढ़ना होता है मोमेंट ऑफ अ कपल, मोमेंट ऑफ अ फोर्स में। और एक छोटी सी चीज़ है कि मोमेंट ऑफ कपल जो होता है, या बेसिकली टॉर्क ड्यू टू कपल जो होता है,
याद रखना ये क्या है, ये है टॉर्क ड्यू टू फोर्स, ठीक है, और ये क्या है, टॉर्क ड्यू टू कपल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये टॉर्क ड्यू टू फोर्स है, ये टॉर्क ड्यू टू कपल है। दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है, 3 पॉइंट्स हमने लिखे हैं। और ये जो होता है ना, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट नहीं होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट नहीं होता है। जैसे ये पेन को मुझे रोटेट करना है, देखो ये पेन है, ये पेन को मुझे रोटेट करना है, तो यहाँ फोर्स लगाऊँ और यहाँ फोर्स लगाऊँ तो भी ये पेन रोटेट करेगा, यहाँ फोर्स लगाऊँ, यहाँ फोर्स लगाऊँ तो भी ये पेन रोटेट करेगा। तो मोमेंट ऑफ कपल जो है ना, या टॉर्क ड्यू टू कपल जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, कहीं भी मैं लगाऊँ दो फोर्सेस, बस उनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पर ये डिपेंड करता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। समझ में आई बात, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। इज दैट क्लियर? चलो, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। आई होप सब समझ में आया होगा, पॉज करके नोट डाउन कर लेना अच्छे से। आज का लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं। ये हम लोग ने सब कुछ कर लिया है टॉर्क के बारे में, जो भी हो सकता है तुम्हारे 11th स्टैंडर्ड में। तो आगे धीरे धीरे हम इसका यूज़ करेंगे। तो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।